नमस्कार, मैं दुर्गेश शर्मा फिजिक्स लेक्चरर देव ग्रुप के इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फिजिक्स इंट्रोडक्शन। मतलब जिन्होंने अभी 10वीं क्लास को पास किया है, उत्तीर्ण किया है, उनके लिए क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि आखिर फिजिक्स है क्या। ये फिजिक्स की इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हमें फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जो कि इस बार के सिलेबस में भी है। इसके बाद हम मैथमेटिक्स फॉर्मूलों की बात करेंगे जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, जो कि आगे की क्लासों में भी ये जो फॉर्मूले काम आएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हमारा जो डिटेल फिजिक्स है या जो फिजिक्स है, इसको समझने के बाद फिजिक्स हमारी स्टार्ट होती है। तो आज जो हमारा चैप्टर, जो 11th का जो चैप्टर है, जिसे हम जीरो चैप्टर कहते हैं, वो चैप्टर है फिजिक्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ, मतलब बात कहें तो प्रस्तावना। हमने 10वीं क्लास में साइंस को पढ़ा है और साइंस में बायोलॉजी को पढ़ा, मतलब जीव विज्ञान को पढ़ा। साइंस में फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान को पढ़ा। साइंस में रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री को पढ़ा। मुख्यतः रूप से हमने साइंस में 3 शाखाओं को पढ़ा था, लेकिन 11th क्लास में इन शाखाओं को बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो यहां हम सबसे पहले बात करेंगे, जो हमने 10वीं क्लास में पढ़ा, वो है साइंस। तो बात करें अगर साइंस की, मतलब विज्ञान। तो देखो, साइंस जो है इसे एक लैटिन वर्ड सिंटिया से लिया गया है। साइंस जो है इसे एक लैटिन वर्ड जो है सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया साइंस जो कि एक ब्रिटिश शब्द है जिसे विज्ञान कहते हैं, इसे एक लैटिन वर्ड सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। तो हम ये कह सकते हैं जो हमने 10वीं क्लास में पढ़ा उसका जो अर्थ होता है वो है इस भौतिक जगत में जो भी कुछ घटित होता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो इसे हम लिख भी सकते हैं कि विज्ञान की परिभाषा क्या है? भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब बात आती है, जैसा कि हमने 10वीं क्लास में पढ़ा, विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं। मुख्यतः रूप से हमने जिन शाखाओं को पढ़ा है वो है रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। इसके अलावा भी कृषि विज्ञान, बहुत सी शाखाएं हैं, लेकिन हम यहां बात करेंगे फिजिक्स की, मतलब भौतिक विज्ञान की। तो हम ये देखेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिक्स क्या है। तो बात करते हैं फिजिक्स की, जिसे हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। बाकी मैं बता दूं, देखो इन चैप्टरों से कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन 10वीं क्लास का जो भी विद्यार्थी होता है, जब शुरुआत होती है फिजिक्स की, तो यहाँ इंट्रोडक्शन
समझ लेने के बाद उसे फिजिक्स को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को 0 चैप्टर कहा है, फर्स्ट चैप्टर नहीं कहा है। तो ये अभी 0 चैप्टर चलेगा, जिससे 10वीं क्लास, क्योंकि 11वीं का जो लेवल है वो 10वीं से बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो और चाहे मैथमेटिक्स हो, इनको काफ़ी डिटेल से पढ़ा जाता है। थोड़ा सा टफ हो जाता है इनको पढ़ना, इसलिए ज़रूरी है फिजिक्स को 0 से पढ़ाना। और ख़ासकर बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें फिजिक्स में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैंने बताया ये 0 क्लास है, और जो 10वीं के विद्यार्थी जो कि उत्तीर्ण कर चुके हैं 10वीं को, 11वीं में इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक दिमाग में इमेज बना सके कि आखिर फिजिक्स है क्या। चलो आगे शुरुआत करते हैं। तो फिजिक्स मैंने बताया, जिसे हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। देखो, इसे लेटिन शब्द से, लेटिन में इसको सिंटिया से लिया गया था, उसी तरीके से इसे ग्रीक वर्ड, इसे फिजिक्स जो है इसे ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ये जो फिजिक्स को ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और वो ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस। वो ग्रीक वर्ड क्या है? फ्यूसिस। और फ्यूसिस का अर्थ होता है अबाउट द नेचर, अबाउट द नेचर, या हम हिंदी में कहें तो सिर्फ प्रकृति, तो सिर्फ प्रकृति। तो फिजिक्स, जिसे भौतिक विज्ञान, इसे ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक में इसे फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अबाउट द नेचर या प्रकृति, मतलब फिजिक्स प्रकृति है। और अगर हम इस फिजिक्स को परिभाषित करें तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति के मूल नियम व इनके बदलाव का अध्ययन किया जाता है। बदलाव का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा भौतिक विज्ञान कहलाती है। जो भौतिक विज्ञान, जो फिजिक्स है, अपने आप में विशालता लिए हुए है, इसलिए इसको मुख्यतः 2 शाखाओं में बांटा गया है, 2 ब्रांचों में बांटा गया है। इसकी पहली ब्रांच जो शाखा है वो चिरसम्मत भौतिकी, जिसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। दूसरी जो इसकी शाखा या ब्रांच है वो है आधुनिक भौतिकी, जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स को 2 शाखाओं में बांटा हुआ है, क्योंकि अपने आप में विशालता लिए हुए है। अगर हम चिरसम्मत और आधुनिक भौतिकी, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो सन 1900 में मैक्स प्लांक ने क्वांटम की खोज की थी, जिसमें हमें अणु परमाणुओं के बारे में पता चला था। तो सन 1900 से पहले की जो फिजिक्स है वो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती है, और जो सन 1900 के बाद की जो भी फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले चिरसम्मत भौतिकी की, जो सन 1900 से पहले की भौतिकी है। सन 1900 से पहले की जितनी भी खोज हुई थी, जितनी भी जो फिजिक्स से रिलेटेड या हम कहें नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसे हम क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत रखते हैं, जिनमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। जो चीज़ बहुत सन 1900 से चली आ रही है वही चीज़ है, मतलब एक थ्योरी वही है, कंसेप्ट वही है। तो हम बात करें चिरसम्मत भौतिकी, अगर इसकी शाखाओं की बारे में बात करें तो इसकी भी बहुत सी शाखाएं हैं, लेकिन जो भी हम ब्रांच, जो भी शाखाएं चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे 11th और 12th चैप्टर में, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले बात आती है मैकेनिक्स में। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत जो पहली शाखा है वो है मैकेनिक्स, मतलब यांत्रिकी। इस दुनिया में
इस संसार में, हम इस ब्रह्मांड की बात करें, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं गति करती हैं, अगर उनकी गति प्रकाश वेग की तुलना से कम है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम है, तो उसका अध्ययन फिजिक्स की इस ब्रांच में किया जाता है। चाहे वो मेरी गति मान लो, चाहे वो किसी बस, कार, हवाई जहाज, किसी की भी गति मान लो, प्रकाश वेग की तुलना में ये सारी गतियां, इनका जो अध्ययन है उसका अध्ययन हम चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी में करते हैं। तो इस चिरसम्मत भौतिकी जो ब्रांच है उसे भी हमने सब ब्रांच में डिवाइड कर रखा है, उपशाखाओं में विभाजित कर रखा है। इस यांत्रिकी को अगर हम टुकड़ों में पढ़ें तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक स्थैतिकी। तो यांत्रिकी जो कि 11th का जो चैप्टर है मैकेनिक्स, जिसमें फोर्स आता है, जिसमें मोशन आता है, जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन मतलब न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन की गति के जो समीकरण है वो सब इसी से रिलेटेड है। तो हम बात करते हैं मैकेनिक्स, जिसकी सब ब्रांच है, जिसमें सबसे पहले आती है स्टैटिक स्थैतिकी। तो इस दुनिया में जो भी चीज स्थिर है उसका अध्ययन हम स्थैतिकी में कर सकते हैं। देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो कोई वस्तु स्थिर है, एक स्थिर क्यों रह सकती है, कब तक रह सकती है और उसे हम स्थिर कैसे कर सकते हैं। एक बस चल रही है, अगर वो स्थिर होगी तो उसका अध्ययन हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब जो भी गाड़ियों में ब्रेक बनाए जाते हैं वो फिजिक्स के इस ब्रांच की थ्योरी पढ़कर ही बनाए जाते हैं, इसी से रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं डायनेमिक्स। अभी मैंने बताया था कोई भी वस्तु जो गति करती है प्रकाश वेग की तुलना में, उसका अध्ययन डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, गति की विज्ञान में पढ़ा जाता है। फिर है तरल यांत्रिकी, जो द्रव गति करते हैं, जो लिक्विड फ्लड जो भी गति करेंगे या फिर जो वायु गति करेंगे, तो उसका अध्ययन फ्लड मैकेनिक्स मतलब तरल यांत्रिकी में अध्ययन किया जाता है। जैसे पता है एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस होती है, उसे जैसे हम रेगुलेटर ऑन करते हैं, जैसे लाइटर से उसे जलाते हैं तो गैस जलती है, क्योंकि गैस है वो ऊपर आती है, वायु के जो कण हैं वो गति करते हैं, तो उसका अध्ययन भी हम इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि वो भी तो गति कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो कि इसे भी रिसेंटली ऐड किया गया है एरोडायनेमिक्स, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा की जाती है। एरोडायनेमिक्स इसमें है हवा में जो भी चीज गति करती है, वायु में जो भी चीज गति करती है, हेलीकॉप्टर है या फिर पतंग की बात करें, इसके अलावा हम बात करें लड़ाकू विमानों की बात करें, जेट विमान की बात करें, सैटेलाइट की बात करें या फिर हम हवाई जहाजों की बात करें, तो उनका अध्ययन इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर मैं अभी की बात बताऊं तो राफेल हम लेकर आए हैं, तो ये जो राफेल लड़ाकू विमान जो हमने फ्रांस से लिए हैं वो किस तरीके से MiG-28, MiG-29 से बहुत बेहतर हैं स्पीड में भी, और इसके अलावा जो क्रॉस करते हैं, साउंड जो करते हैं वो सभी है, मतलब इसकी गति का जो अध्ययन किया जाता है, उनकी मारक क्षमता का जो अध्ययन किया जाता है, वहां से जो भी ऊपर से वो चाहे वो गोले फेंकेंगे, जिस तरीके से मिसाइल दागेंगे, उन सभी का अध्ययन इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है डिफेंस के पर्पज से एरोडायनेमिक्स। तो इसका अध्ययन वायु गति मतलब वायु में जो भी वस्तु गति करेंगे उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद करें चिरसम्मति मैकेनिक्स। मैंने बताया कि मैकेनिक्स एक मैकेनिकल ब्रांच है इंजीनियरिंग की, जिसमें केवल इसी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो अपने आप में ये भी बहुत विशालता लिए हुए है, जिसको बहुत सब ब्रांचों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे 11वीं 12वीं में हम इतनी चीजों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में, जिसे हिंदी में ऊष्मा गतिकी कहते हैं, तो देखो ऊष्मा, ताप या फिर छोटे छोटे जिसे हम स्थूल कहते हैं निकायों से बनी हुई वस्तुओं का अध्ययन हम इस ब्रांच के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसे समझाऊं तो एक मोटरसाइकिल जिसमें हम पेट्रोल या फिर ईंधन के रूप में कुछ भी हम उसके अंदर डालते हैं, वो ईंधन जलता है, जलने के बाद पिस्टन को धक्का देता है और पिस्टन के बाद जो मोटरसाइकिल चलती है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो उसी तरीके से ऊष्मा के बारे में, ताप के बारे में, छोटे छोटे कणों से मिलकर निकाय का जो अध्ययन किया जाता है वो इस ब्रांच के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसके बाद बात आती है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी की। तो
प्रकाश का अध्ययन, चाहे वो हम प्रकाश से हम देखते हैं या फिर हम बात करें लेंसों की, फिर हम बात करें दर्पणों की, 10वीं क्लास में भी हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इसके अलावा हम फ्रेनल, इसके अलावा हम प्रिज्म की ओर बात करेंगे, इंद्रधनुष के बारे में बात करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो प्रकाश के अध्ययन चिरसम्मत भौतिकी की इस शाखा, इस ब्रांच में किया जाता है। अच्छा, इसमें भी हम अगर इसको भी और डिवाइड करें तो इसमें भी एक है वेव ऑप्टिक्स, जिसे हम कहते हैं तरंग प्रकाशिकी, जिसमें हम तरंगों का अध्ययन करते हैं, और एक होती है रेज ऑप्टिक्स, एक होती है रेज ऑप्टिक्स, इसे कहते हैं किरण प्रकाशिकी। इसमें हम किरणों का अध्ययन करते हैं और 10वीं क्लास में हमने यही चीज देखी थी, एक से अधिक जो किरणें आती हैं हमारी आंखों से टकराती हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो वो किरण प्रकाश की, और तरंगों का अध्ययन करें तो वो वेव्स ऑप्टिक्स में आते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये भी चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत ब्रांच आती है, और जो 12th क्लास है, RBSE हो, CBSE हो, उसमें जो चैप्टर है, जो स्टार्टिंग चैप्टर है, वो चार्ज से स्टार्ट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इस ब्रांच में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मतलब आवेश, विद्युत क्षेत्र के बारे में, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, हम कहें तो विद्युत धारा के बारे में, इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। फिजिक्स को हमने जो दूसरी शाखा में बांटा था वो है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। 1900 से पहले क्या हुआ, भौतिक जगत को शासित करने वाले सभी नियम ज्ञात हो चुके थे, ऐसा सन 1900 से पहले वैज्ञानिकों का मानना था। उन्होंने ये माना कि सन 1900 से पहले फिजिक्स के जितने नियम हैं वो खोजे जा चुके हैं, बस कुछ समस्याएं थी, उनका निदान बाकी था। लेकिन रोंजन ने जब एक्स किरणों की खोज की 1895 ईस्वी में, बैकुरल ने जब रेडियो एक्टिविटी की खोज की, इसके अलावा मैडम क्यूरी ने जब रेडियम की खोज की, तो इसके बाद एक क्वेश्चन यही था, सन 1900 से पहले यही क्वेश्चन था कि जो विकिरणों का उत्सर्जन होता है पदार्थों से वो किस कारण से होता है। तो यहीं से ये जो आधुनिक भौतिकी है इसका निर्माण यहीं से हुआ। तो हम ये कह सकते हैं सन 1900 में मैक्स प्लांक की खोज, क्वांटम सिद्धांत, इसके बाद आधुनिक भौतिकी का जन्म हुआ और भौतिकी का स्वरूप बहुत तेजी से बदलता गया और नवीन अभिधारणाओं के अनुसार इसमें कुछ ब्रांचें जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाभिकीय भौतिकी की, जो कि मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आती है। तो नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम नाभिक की संरचना, नाभिक के गुणों, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा कुछ अभिक्रियाएं होती हैं नाभिक की, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं, मतलब जितनी भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन मॉडर्न फिजिक्स की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हम बात करें अणु क्वांटम यांत्रिकी, मोलिकुलर क्वांटम मैकेनिक्स की, तो इसमें हम अणुओं के गुणों के बारे में, अणुओं की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा विकिरणों का जो उत्सर्जन होता है पदार्थों से या फिर वो अवशोषण करते हैं विकिरणों का, उसका अध्ययन भी अणु क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स की एक ब्रांच है। अगर हम बात सीवी रमन की करें तो सीवी रमन ने अणु क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में ही अनुसंधान किया था, जिसे रमन प्रभाव कहते हैं। और 28 फरवरी को जो विज्ञान दिवस के रूप में बनाया जाता है वो भी रमन प्रभाव के कारण बनाया जाता है, जिन्होंने अणु क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में अनुसंधान किया था। बात करें परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स की, तो इस एटॉमिक फिजिक्स में, परमाणु भौतिकी में, परमाणुओं की संरचना के बारे में, परमाणु गुणों के बारे में हम इसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा आता है
कण भौतिकी पार्टिकल फिजिक्स जो कि मॉडर्न फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसमें पदार्थ के सूक्ष्मतम स्तर का अध्ययन किया जाता है, जिससे पदार्थों की संरचना और उसके गुणों का निर्धारण करने में बहुत ही मदद मिलती है। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदलने के लिए भी इस ब्रांच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स की एक ब्रांच है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर नवीन अभिधारणाओं के अनुसार बहुत सी ब्रांचें बनाई गई हैं, जो आज भी खोजी जा रही हैं, जो नए नए सब्जेक्ट के रूप में आ रही हैं, जो कि लेटेस्ट सब्जेक्ट के रूप में आ रही हैं, फिजिक्स के नए नए टॉपिकों के रूप में आ रही हैं। अगर कुछों की बात मैं करूं, कुछ तो चल रही हैं, जैसे अगर मैं बात करूं प्लाज्मा फिजिक्स की, अगर मैं प्लाज्मा फिजिक्स की बात करूं तो पदार्थ की प्लाज्मा फिजिक्स, तो पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है और इसमें उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें नए से नए चीज़ें खोजी जा रही हैं, नए से नए सिरे से इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले वैक्यूम ट्यूब आई, फिर डायोड आए, फिर ट्रांजिस्टर आया, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ट्रांजिस्टर, डायोड, रेक्टिफायर, गेट्स, इन सभी का अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स बड़ी क्लासों में, खासकर बीएससी में इसका बहुत अध्ययन किया जाता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इस सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम सेमीकंडक्टर डिवाइस मतलब अर्धचालक युक्तियों के बारे में, उसके अनुप्रयोगों के बारे में, या फिर हम मिश्र धातुओं के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम करें तो बहुत और भी इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत ली गई है, जिसमें है हम बात करें तो मेडिकल फिजिक्स की, मेडिकल फिजिक्स की बात करें, मेडिकल से रिलेटेड जो भी फिजिक्स की जो जानकारी है इसमें जुटाई जाती है। इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करें, इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करें तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी फिजिक्स की जो बातें की जाती हैं, जो अध्ययन किया जाता है वो इसमें आता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्पेस फिजिक्स, स्पेस फिजिक्स, स्पेस फिजिक्स, उसमें सैटेलाइटों की जानकारी, जितने प्लैनेट्स हैं, जितने ग्रह हैं, उनकी जानकारी, तो वो स्पेस फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो अब बात करते हैं, इसके अलावा भी बहुत है। अगर हम बात करें तो एस्ट्रोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, जियोफिजिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें तो जियोफिजिक्स, जियोफिजिक्स के अंदर हम जो धरती की जो गर्मी है या धरती के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, उससे रिलेटेड जो फिजिक्स है उसका अध्ययन करते हैं। इस तरीके से मैंने बताया था एस्ट्रोफिजिक्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी हमारे पास जो आधुनिक भौतिकी में नई नई जो ब्रांचें खोजी जा रही हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो हमने इस क्लास में पढ़ा कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स के बाद फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया था, वो है क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स को हमने कई शाखाओं में बांटा है, जिसे हम 11th 12th या बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स जो सन 1900 के बाद की थी, उसमें भी हम जो ब्रांचों को पढ़ते हैं जो कि आज की लेटेस्ट हैं, सन 1900 के बाद की हैं, जो आज नवीन अभिधारणाओं के अनुसार और खोजी जा रही हैं, जिनके मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। तो ये है फिजिक्स। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें इस टॉपिक के बाद का जो टॉपिक है उसके बारे में बताएंगे और फिजिक्स को पढ़ेंगे। धन्यवाद।